जय हिंद सर, वंस अगेन आपने अपना समय दिया सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू न्यूज़ 18 सर। सर अभी जो स्थिति है, अब दुनिया ईरान के साथ जंग कम लड़ रही है, हॉर्मूज़ को खुलवाने के लिए ज़्यादा जंग लड़ रही है। तो हॉर्मूज़ का जो अभी स्टेटस है वो ये है कि अभी सारे शिप्स वहाँ रुके हुए हैं और कुछ ही चुनिंदा देशों को जाने दिया जा रहा है, जैसे इंडिया के जहाज़ हैं या और जो फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे ईरान के, जैसे चाइना हो गया, या रशिया हो गया। तो सर हॉर्मूज़ का कब तक खुलने का मतलब कब तक हो सकता है और क्या ये अभी और लंबा खिंचेगा? कितना 1 महीना, 2 महीना? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने मोहित भाई। देखिए, अभी जो फाइट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलाने की, बेसिकली ये। मगर ये बताइए मेरे को, जंग से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला हुआ था? हुँ, जंग से पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला हुआ था। जी। और अभी पूरी फाइट, पूरी तैयारी, सब कुछ पूरा जोर शोर से ये है कि क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से दुनिया क्रिप्ल हो जाएगी। फिर अगर वो बंद हो गया, जो हो रहा है अभी, तो दुनिया क्रिपल हो जाएगी। क्योंकि दुनिया का बहुत सा तेल ही नहीं, केवल तेल ही नहीं, इंटरनेट कनेक्शंस, हुँ, इसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं। इंटरनेट कनेक्शंस की भी तो केबल्स हैं भैया। आजकल इंटरनेट पे तो दुनिया, हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जी, बैंकिंग के लिए इंटरनेट है, स्टॉक शेयर मार्केट के लिए इंटरनेट है, आप कुछ भी अप्लाई करें तो इंटरनेट है। इंटरनेट इज नॉट जस्ट फॉर चैटिंग और वर्चुअल मीट्स। तो कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज से। जी, अमेरिका, हम लोग बात कर रहे हैं केवल मिसाइल्स की, यहाँ पे बमबारी हुई, अमेरिका अपने नेवी सील कमांडोज भेज रही है वहां पे आइलैंड पे, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम उसकी बातें कर रहे हैं ना। बट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ही बंद हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी जंग से पहले तो बंद था, खुला हुआ था वो, अब बंद हुआ है वो। अब ये है जी कि सर। इसको खुलवाना है, कैसे भी खुलवाना है इसको। मोहित भाई, मैं बहुत बड़ा अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशनल फेलियर की तरफ से मैं देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ा। बहुत लोग कहेंगे कि मैंने बल्कि एक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ अधिकारी का एक पॉडकास्ट सुना, मैंने एक एक्सर्प्ट सुना बल्कि। उस पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा ये नहीं थी कि वो रिजीम चेंज करवा लें। किसी ने उनको एडवाइस किया, उनके एडवाइजर ने, कि हायर द रिस्क द गेन्स। तो उन्होंने बहुत बड़ी रिस्क ली है। भैया, अगर आप मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारोगे तो मधुमक्खियां निकल कर आएंगी और आप भागोगे वहां से ज़ाहिर-सी दुम दबा बात। के। जी, तो वही हुआ है। मैं अगर सरल भाषा में समझाऊं, अमेरिका लोग समझते हैं सुपर पावर है, ये है वो है, ठीक है, मैं मानता हूं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दादागिरी करेगी हर जगह पे और ईरान को वेनेजुएला समझ लेगी। हाँ। भाई, सर अगर मैं जी, आपको एक अमेरिकी बॉस्टअप ऑपरेशंस के बारे में बताऊं ना, मैं आपको, एक था बैड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन, हुँ, 1961 में हुआ था ये, जिसमें एक फेल्ड सीआईए उन्हें एक बैक किया था एक क्यूबन एग्जाइल्स को ओवरथ्रो करने के लिए, फिडेल कैस्ट्रो को। हुँ, तो ये फेलियर जो हुआ था, ये लैक ऑफ एयर सपोर्ट था, बुरी इंटेलिजेंस थी इनके पास, खबरें खराब आई, और जो कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको बहुत शर्मिंदगी हुई। बे ऑफ पिग्स इन्वेजन जो 1961 में हुआ था ये। जी, मैं आपको बताता हूँ, और एक बहुत दिलचस्प बात जो बहुत कम लोग ये बात जानते हैं अब तक, पता नहीं, मेरे ख्याल से किसी ने भी, एंकर ने, किसी चैनल ने ये बात कवर नहीं करी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आपको बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 1980 में अमेरिका ने भी मार खाया था ईरान के हाथ। पता है आपको ये बात? बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। मैं आपको थोड़ा हल्का सा इसके बारे में बताता हूँ। 1980 की बात है ये, ऑपरेशन जी। ईगल क्लॉ। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं ऑपरेशन ईगल क्लॉ के बारे में। बहुत दिलचस्प ऑपरेशन था ये। हुँ, और हुँ। ये एक कहानी के तौर पे मैं बताऊंगा ना आपके दर्शकों को, इट विल बी एन आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली। मगर उससे पहले मैं ये बोल दूं कि बैटल ऑफ मोगादिशु भी था हुँ, हुँ। 1993 में, जो एक रेड हुई थी अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने सोमालिया पे रेड। आपको मैं दिख रहा हूँ मोगाडिशु में सोमालिया की सोमालिया ऊपर के रेड अंदर। की थी। हुँ, जी जी जी, जो बहुत लंबी प्रोलॉन्ग फाइट हुई थी, उसमें हुँ, लॉस हुआ था 2 ब्लैक हॉक्स के, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स।
और 18 अमेरिकी सोल्जर्स, अभी इससे फिर अमेरिका विड्रॉल करना पड़ा। और एक रेड ऑफ याकला भी हुआ था 2017 में, हाल ही में हुआ था यमन की। देखिए यमन की एक रेड हुई थी जो ऑथराइज अर्ली हुई थी। ट्रम्प साहब भी थे तब पावर में, ठीक है। और रिपोर्टों के मुताबिक अगर उनको यकीन माने तो लैक हुए थे इसमें सफिशिएंट इंटेलिजेंस। उससे फिर डेथ हुई थी एक नेवी सील की और कई सारे सिविलियंस, और एक डिस्ट्रक्शन हुआ था एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट का। 1955 1975 20 साल लगा लिए आप वियतनाम वॉर के, ठीक है, जिसमें अक्सर हुआ था एक फेलियर एक कंटेनमेंट पॉलिसी का। अब मैं 20 साल की बात कर रहा हूं तो फिर मैं बात करता हूं अफगानिस्तान में भी, वहां पे 20 साल लगा दिए ना उन्होंने, 20 साल हाँ, लगाए पूरे 20 साल बेसिक। हुए हैं, हाँ जी। तालिबान को रिप्लेस किया तालिबान से 20 साल के बाद, और हुँ, दुम दबाके रात को भागी वहां से अमेरिका। एक फेल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं तो क्या बोलेंगे इसको। लोग इसको बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल अमेरिका की सक्सेस नहीं है भाई। ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी कि आप जंग से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, जंग हुई, आपने लीडरशिप मार दी। आपको क्या लगा कि लीडरशिप मारने के बाद जंग खत्म हो जाएगी? जंग तो शुरू हो गई है। हुँ। ईरान एक जख्मी शेर की तरह हो गया है, बिल्कुल पागल, बिल्कुल जख्मी शेर, और घातक और डेंजरस हो जाएगा। वही हुआ है। सर मिसकैलकुलेशन रहा अमेरिका के लिए, अमेरिका ने ये अब सोचा कि आपको भई मैं बताऊं मोहित, जी, 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 जी। वो भी एक धर्मगुरु थे बेसिकली। हुँ, 100% बिल्कुल आपका अंदाजा। और मेरे को बात आपसे बात करने में इसलिए मजा आता है क्योंकि आपकी जो समझ है ना, आपकी जो पकड़ है इस विषय में, रियली आई काबिल तारीफ है यार। थैंक यू सो तो मच सर। इसके लिए बहुत मजा आता है, वो एक्सट्रीम एनर्जी बहुत अच्छी मिल पाती है आपसे। देखिए जो पहला विश्व युद्ध की बात करते हैं 1914 1918 की बात, अमेरिका ने कहा भैया हम इस विश्व युद्ध में नहीं कूदेंगे। लेकिन जब 3 जहाज, अमेरिकन जहाज, जब समुद्री जहाज वो डुबाए गए थे, जो जो ब्रिटेन को सराउंड कर रखे थे उनको हिफाजत देने के लिए, तब अमेरिका मजबूरन इस युद्ध में कूदी थी। अच्छा मैं आपको एक बड़ा एक दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको मोहित भाई। जी। ये हमारे दर्शकों को बहुत ही, उनके लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन भी होगी और बहुत अच्छा वैल्यू होगा। 1908 में 1908 की बात बता रहा हूं मैं आपको, विश्व पहले विश्व युद्ध से पहले की बात है। हुँ, हुँ, हुँ। तकरीबन आई थिंक मेरे ख्याल से तारीख थी 8 सितंबर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट इट वाज 19 द ईयर वाज 1908, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। मस्जिद ए सुलेमान है, मस्जिद ए हुँ, हुँ। सुलेमानी ईरान के अंदर, हुँ, हुँ। उसके अंदर पहली मर्तबा गल्फ के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर तेल पाया गया। तेल की हुँ, डिस्कवरी होती है ईरान से, पूरे मिडिल ईस्ट स्टेट से। सऊदी अरेबिया से पहले डिस्कवरी हुई ईरान की, पहले की बहुत ऑयल रिच बहुत है, ठीक है। तो एक कहानी के फॉर्मेट में समझाऊंगा मैं आपको ताकि आपके दर्शकों को भी मजा आए सुनने में। फिर इतने में पहला विश्व युद्ध आ गया जिसकी मैंने बात करी 1914 1918, और एक असैसिनेशन। और 1914 का अगर आप कैलेंडर देखेंगे ना, और 2026 का कैलेंडर आइडेंटिकल है मोहित भाई, सेम अच्छा। उसी दिन, बिल्कुल सेम कैलेंडर है, संजोग की बात है। हुँ, हुँ। फिर दूसरा विश्व युद्ध जो होता है 1939 टू 1945, तब जापान ने पर्ल हार्बर पे अमेरिकन मिलिट्री बेस पे बॉम्बिंग कर दी, हवाई हुँ, आइलैंड्स पे। अमेरिका को 4 साल लग गए सोचने में, रिटेलिएट करने में। उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हथियार ड्रॉप करें, हाँ जी। से, उन्होंने टोक्यो पे बॉम्बिंग नहीं की। हुँ, क्यों? वो चाहते तो टोक्यो को भी क्योंकि बॉम्ब करते थे। क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई तो हो। यू आर 100% राइट, बिल्कुल, ताकि वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, रास्ता खुला रहे, बातचीत हुँ, करने के लिए कोई तो हो। तो सही उन्होंने बात है। वहां पर हथियार नहीं गिराए, ठीक है। हुँ, अच्छा, फिर उसके अब आती है बड़ी दिलचस्प बात। 1945 के 6 साल के बाद, 6 साल इज हार्डली एनीथिंग बेसिकली, जी। मोहम्मद मोसिदो प्रधानमंत्री बनते हैं ईरान के 1951 में। और 1953 में, क्योंकि अमेरिका क्या था, अमेरिका ने देखा था कि तेल बहुत आ रहा है ईरान के अंदर,
से तो अमेरिका दादा है, अमेरिका अपनी मनमर्जी करेगा। अमेरिका जी। ने बोला हमें इससे अपना शेयर मिलना चाहिए, तो अमेरिका ने जी। ऐसा जुगाड़बंदी करी कि जो प्रॉफिट्स थे वो आने लग गए अमेरिका के पास। यानी कि हुँ। तेल तो रहेगा ईरान का, लेकिन मजे लेगा पूरा अमेरिका। अमेरिका। पेट्रोडॉलर में होने लग गया ट्रांजैक्शंस, कई सारे। तो बेसिकली अमेरिका वाज ग्रोइंग। इट्स लाइक काम करे कोई कोई और, क्रेडिट लेकर जाए कोई और, बेसिकली। सही बात है। हुँ। अगर मैं सबको समझाऊं मैं आम भाषा में, ठीक है, तो इन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को, जैसे कि वेनेजुएला के साथ किया ना, उठा ली, सत्ता पलट कर दी और अपने चॉइस का आदमी वहां पर लगा दिया, हुँ। जो कि लालची किस्म का था, कभी भी हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं रहता था। वो था मोहम्मद शाह रजा पहलवी, शाह ऑफ ईरान जिसके नाम से हम कहते हैं ना। तो हमेशा कभी भी इसने हिंदुस्तान का दोस्त नहीं रहा। ये ही वाज अगेंस्ट इंडिया बाय द वे। और ये बहुत लालची किस्म का अयाश आदमी था, तो वेरी फ्लैम्बॉयंट, खूब खर्चा करा, खूब पैसे किए, खूब पैसे उड़ाए, बनाए भी। 1971 में 71 में इसने फिर पर्शिया के 2500 ईयर्स कंप्लीट हुए कि पर्शियन एम्पायर के एक सेलिब्रेशन के एक फेस्टिवल लगा, 3 दिन का फेस्टिवल, जहां पे 60 से अन्य राष्ट्रों के हेड ऑफ स्टेट्स आए थे सेलिब्रेट करने। दुनिया ने कहा इतना क्यों पैसा बहा रहे हो, क्योंकि तेल आ गया था ना, पैसा बहुत अचानक से आ गया था, बहुत से पैसे आने लग गए थे, तो पैसे भी खूब तेल की तरह, पानी की तरह बहाए बिल्कुल। अब थोड़ा मैं कट शॉर्ट करता हूं, एडवांस में ले आता हूं आपके दर्शकों के लिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनको मैं समझाता हूं। 1978 में जुमे की नमाज, आई थिंक इट वाज सितंबर 8, आई एम नॉट श्योर द डेट, बट आई थिंक इट वाज सितंबर 8, वही वाली जी। बात इत्तेफाक है। बट ईयर वाज 1978, आई एम 100% श्योर ऑफ दैट। अब 1978 में जुमे की नमाज के बाद एक मस्जिद से छोटी सी आंदोलन चला अगेंस्ट द प्रेसिडेंट शाह रजा पहलवी। वो आंदोलन और बड़ा होता गया कुछ घंटों में, और फिर पूरा ईरान सड़कों पे उतर आया था। वो उसके खिलाफ विरोध कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का आदमी था। पूरा डाइवर्जन ऑफ फंड्स, पूरा मतलब जितने भी हुँ, हुँ, भाई हुँ। भाई कमाई हो रही है ईरान में, जा रही है अमेरिका की जेब में, तो सही पूरा बात है। ईरान इनके इसकी मुखालफत कर। वो वहां से भागा हुँ। ईरान छोड़ के। वो भागा 1979 में जनवरी में। उस टाइम पे रोहितुल्लाह खुमैनी जो थे, रोहितुल्लाह खुमैनी बेसिकली ही वाज टॉकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अपनी तकरीरों के जरिए लोगों को समझाने के लिए लिखने लगे इनके बारे में, इनके खिलाफ। और वो चले गए तुर्की, इराक, फ्रांस, पेरिस। और जब वो पेरिस में थे उस टाइम, वहां से उनका रजा पहलवी ये भागा जनवरी में, फरवरी में रोहितुल्लाह खुमैनी वापस आ गए ईरान के अंदर, और एक नई रजीम सेटअप हुई। और जो वहां पे फौज थी, आर्मी थी, वो ऑब्वियसली वो लॉयल थी ईरान की आर्मी के प्रति, मतलब यानी कि रजा पहलवी के मिर्ज़ा तरफ। पहलवी के इसलिए प्रति। उन्होंने आईआर शुरुआत करी, हुँ। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की शुरुआत करी। अब जब ये शुरुआत करी टू बी लॉयल टू खुमैनी, इसको खुमैनी की प्राइवेट आर्मी के नाम से मशहूर हो गई, जान जाती है। तो उन्होंने फिर जाके जितना भी वेस्टर्न कल्चर था, जो वेस्टर्न रूल था, वो पूरा इन्होंने बोला कि भाई जो जो भी शराब के ठेके थे वो सब बंद कराए। जिन्होंने बोला शराब के लाइसेंस चाहिए, आ जाओ, शराब के लाइसेंस देता हूं मैं। इनको स्टेडियम में बुलाया और सबको भून दिया गोलियों से। ये था उनका शराब का लाइसेंस उनको। तो बेसिकली अ कंजर्वेटिव कल्चर केम इनटू ईरान। अब ये 79 की बात है। इतने में क्या हुआ, जो यूथ था ईरान का, जेंजी, जैसे कि अभी हमने देखा कि बांग्लादेश के अंदर सत्ता पलट हुई है, जेंजी ने कराई है। हमने देखा था कि जो जेंजी नेपाल के अंदर हो चाहे श्रीलंका में हो, हुँ, बहुत हुँ, हुँ, खतरनाक, हुँ। अगर जब जुड़ जाती है तो बहुत घातक प्रोटेस्ट हो जाती है। तो उसके बाद ईरान के अंदर जेंजी आ गई। अब ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं, यूएस एम्बेसी को स्टॉर्म कर दिया जेंजी ने ईरान के, हुँ। और वहां से 50 से ऊपर डिप्लोमैट्स, दूतावास, दूतावास में आम लोग नहीं रहते हैं बिल्कुल, मतलब जो डिप्लोमैट होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं देश के, वो वहां पर रहते हैं।
उनको बंधक बना दिया अबाउट 52-53 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इसलिए कह रहा हूँ 50 से ऊपर तक, आई एम नॉट श्योर द फिगर, 52 और 53, आई थिंक 52 डिप्लोमेट एंड 1 अमेरिकन सिविलियन बेसिकली। तो जी। इनको बंधक बना दिया। इनको 444 डेज, यानी कि 1 साल से ऊपर, 1.5 साल से थोड़ा सा कम बंधक बनाए रखा। और जितने भी टॉक्स थे, डिप्लोमेटिक टॉक्स थे, सब फेल हो गए थे अमेरिका और ईरान के बीच में। मुल्ला खोमेनी ने बोला कि ठीक है, ऐसी बात है तो बंधक को हम छोड़ देंगे, आप बस हमको शाह ऑफ ईरान जो थे ना, रजा पहलवी, वो हमको दो। अमेरिका ने कहा नहीं, बस इसको कैंसर हो रखा है। वो उसको कैंसर हकीकत में था एक्चुअली। तो तब जिमी कार्टर की गवर्नमेंट थी वहां पर अमेरिका में, जो कैंसर हो रखा है, हम अपनी नहीं दे पाएंगे, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। अल्टीमेटली ये प्रोटेस्ट बढ़ती गई एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 19 जनवरी 1981 में सत्ता पलट हुई, इन द सेंस के अमेरिका में रोनाल्ड रीगन आए एज द प्रेसिडेंट, और जिमी कार्टर की गवर्नमेंट वहां से गई। जब उनकी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने बोला कि एक फेल्ड मिलिट्री था, ऑपरेशन ईगल हॉक, वो फेल्ड मिलिट्री ऑपरेशन था 1980 का, उसकी वजह से सत्ता पलट हुई है, उसकी वजह से मैं दोबारा पावर में नहीं आ पाया हूं। तो जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी सत्ता पलट होने वाला है जल्दी, बहुत जल्दी मैं देख रहा हूं। और ये बात की तो है 100% गारंटी है कि इसकी टर्म के बाद वो खत्म भी कर भी लेते हैं बाय चांस, अगले बार वो तो इसके बाद तो हाँ ना, मैं लिख के दे सकता हूँ वो नहीं आएगी वो गारंटी। क्यों सर इसलिए मैं कुछ वैसे भी माफ कीजिएगा, लेकिन 2 बार तो बन चुके हैं, अब तीसरी बार तो, लेकिन संविधान बदल दें तो बात अलग है अपना। 2 बार तो बन ही चुके हैं, तीसरी बार के लिए तो संविधान ही बदलना पड़ेगा उन्हें। आपकी बात मोहित भाई बिल्कुल सही है। देखिए, आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जब जिमी कार्टर वहां से गए और रोनाल्ड रीगन आए, इसकी कहानी आप सुनिए, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। 1980 में जब बंधक बना लिया तो अमेरिका ने लॉन्च करा ऑपरेशन ईगल क्लॉ, इसको कहते हैं, ठीक है। और जो सॉल्ट डेजर्ट थी उसको डेजर्ट 1 के नाम से कोड नेम दे दिया। उसमें मेरे ख्याल से 6 हेलीकॉप्टर जाएंगे ऐसा था, और फिक्स विंग जहाज जो हर्क्यूलीज, जो कि C-17 ग्लोमास्टर हर्क्यूलीज बहुत बड़े जहाज होते हैं, उनके नीचे भी एक जैसे कि एक शू होता है, एक ताकि वो लैंड कर सके किसी भी टेरेन में, चाहे रेगिस्तान में हो, चाहे पहाड़ी पे हो, चाहे कच्ची सड़क पे हो, चाहे जंगल में हो, चाहे कहीं पे। एक इट्स लाइक अ शू बेसिकली अंडर द, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म पहियों के नीचे, वो बड़े जहाज है। तो एक जहाज में रिफ्यूलिंग किया जाएगा, एक जहाज खाली जाएगा जिसके अंदर बंधक जो है 52-53 वो सब लौट कर अमेरिका आएंगे वापस। प्लानिंग ये हो रखी थी। अब मजे की बात ये है मोहित भाई, जो हेलीकॉप्टर गए, मेरे ख्याल से 6 गए, एक भी हेलीकॉप्टर वहां से लौट कर नहीं आया, एक भी। अच्छा। हाँ, आपको बताता हूं मैं क्या था। हुआ ये था कि एक का तो रोटर क्रैक कर गया ऊपर, तो टेक्निकली इशू आ गया। एक डेजर्ट स्टॉर्म में फंस गया, डेजर्ट में अक्सर आंधी आती है ना, तो उसमें फंस गया। एक का हाइड्रोलिक प्रेशर, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर। तो तकनीकी खराबी से 3 हेलीकॉप्टर तो यूं ही इनके गॉन केस हो गए। अब प्लान ये था कि अगर 4 से ऊपर हेलीकॉप्टर अगर फंक्शन नहीं करते हैं तो दे विल अबॉर्ट द प्लान अबॉर्ट करने को भाई प्रेसिडेंट को बोला, जिमी कार्टर को, कि भाई प्रेसिडेंट के ऐसा हो गया है, क्या करें, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। अब मजेदार कहानी ये है, देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए क्या है। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। अब क्योंकि अमेरिकन कमांडोज उसके जहाज के अंदर थे, उन्होंने हाईवे के ऊपर एक बस रोकी, और बस रोक के जो उसमें पैसेंजर्स थे उनको बंदी बना दिया कि भाई जब जब हेलीकॉप्टर आएगा, कुछ आएगा, हम उसमें चल जाएंगे, इनको हम छोड़ देंगे तब तक। एक मजे की बात यह है, एक टैंकर गुजरा था वहां से, ऑयल टैंकर बेसिकली। तो अमेरिकन कमांडोज को ये दूर से लगा कि बस जा रही है शायद, बड़ी गाड़ी, लंबी गाड़ी। तो आने दी, जब करीब आई, बस ड्राइवर को दिख गया, टैंकर के ड्राइवर को दिख गया कि भाई ये तो बंदूक लेके खड़े हुए हैं यहाँ पर, शायद डाकू होंगे, क्रिमिनल होंगे, डकैत होंगे, या भाई कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे। उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी मोहित भाई,
जब ओह! उसने स्पीड बढ़ाई अपनी और तेज करी, तो अमेरिकन कमांडोज ने उस पे फायर कर दिया। निशाना, हाँ, फायर कर दिया। अब जाहिर सी बात, अगर आप टैंकर पे आप अगर निशाना बनाते हो तो क्या होगा? धमाका हुआ, धमाका होएगा बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है। बहुत तेज धमाका हुआ। और 1980 आप समझिए, 1980 जब मोबाइल्स नहीं आए थे, रेडार, तब इतना कुछ नहीं था टेक्नोलॉजी, इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। तो धमाके से ईरान की आर्मी अलर्ट हो गई। हुँ, अब जब ईरान की आर्मी अलर्ट हो गई, तो अमेरिकन कमांडो ने बोला, नहीं नहीं नहीं, भागो भागो यहाँ से भागो। वो फटाफट जहाज पे माउंट करके भागे, दुम दबा के वहां से। जैसे ही एक और हेलीकॉप्टर एक फिक्स विंग जहाज के साथ ऊपर आ रहा था, उनका क्लैश हो गया, और वहीं पे ही क्रैश होके जितने भी ओके। हेलीकॉप्टर में थे और फिक्स विंग में थे, वो मर हुँ, गए। हुँ, ये लेसर नोन है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं बेसिकली। और मेरे को ताजुब है, अब तक किसी ने इसके बारे में बोला नहीं है। हालांकि ये ऑपरेशन हुआ था 1980 में, फिर ये अमेरिका ने इसको हश कर दिया बहुत, तो बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं आज आज भी। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ। तो अब इतने में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ऑपरेशन उसको एडवाइस किया कि भाई इसको अबॉर्ट करो, ऑपरेशन को, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। उन्होंने हुँ, अबॉर्ट किया, वापस आए। क्या है वो, जान बची तो लाखों पाए, और क्या है वो लौट, क्या है बुद्धू, ऐसे कुछ में क्या है वो, हाँ, एक कहावत है ना कोई। एनीवे, लौट के तो वो बुद्धू घर वापस आ को गए। आए। हुँ, फौज, अच्छा, अब 19, हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए, बिल्कुल बिल्कुल, लौट के बुद्धू घर को आए, बिल्कुल सही बोला आपने। अब देखिए, 19 जनवरी 1981 को जिमी कार्टर जा रहा था वहां से, सत्ता खत्म हो रही थी। और 20 हुँ, जनवरी 1981 में रोनाल्ड रीगन वाज स्वॉलन। जब वो हुँ, उनको शपथ ग्रहण की, उन्होंने, अयतुल्लाह खोमेनी ने बोला, हमको इतने पैसे हमें दो। अमेरिका ने वो पैसे वापस दिए। हुँ, उन्होंने, कितने थे, आई थिंक इट वाज सम, पता नहीं कितने डॉलर्स थे, मिलियन पे कितने थे। उसके बाद फिर अमेरिका ने 52 बंधकों को, 52 53 थे, उनको नहीं छोड़ा भैया। हुँ, जिमी कार्टर ने बोला, भाई 19 जनवरी तक तो छोड़ दो आप, ताकि मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, कम से कम मेरी सत्ता के टाइम पे ऐसा हुआ। ना 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 ना, रोला खोमेनी ने बोला ना, सॉरी। फिर उन्होंने 20 जनवरी, जब रोनाल्ड रेगन की सरकार आई वहां पर, जब सोने का, तब उन्होंने छोड़े। उन्होंने बोला, हमको शाह रजा पहली वापस दो। मगर शाह रजा पहलवी को हो चुका था कैंसर, उनकी कैंसर से ही बाद में देहांत हो गया। तो फिर रोनाल्ड रेगन को वो नौबत नहीं आई, वो एम्बैरसमेंट नहीं आई कि भाई वापस करें या नहीं करें, क्योंकि वो खत्म हो चुके थे। दिस वॉज ऑपरेशन ईगल क्लॉ। जो लोग इसके बारे में जानते नहीं है, वो शायद गूगल कर लें। गूगल पे, विकिपीडिया पे थोड़ा समझाया रखा है अच्छी तरीके से, और भी अच्छा समझा रखा है। मैं थोड़ा कहानी के शेप में बताया, ताकि लोगों को मालूम भी पड़े और थोड़ा समझ इंटरेस्ट में। भी आए सुनने में, जी। जी, मैं तो छापूँगा सर, ये जो ऑपरेशन है, ये तो मैं लिख दूँगा पूरा। मेरे को अगर बुक्स वगैरह राइट, मिल जाएँगी तो मैं ऑनलाइन मतलब पूरा एक आर्टिकल अच्छे से छापूँगा कि सबसे बड़ा फेलियर जो रहा 1980s का। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जी। मैंने कुछ और फेलियर्स गिनाए इससे पहले, मगर दिस वाज द बिगेस्ट अमेरिकन मिलिट्री फेलियर एक्चुअली, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और और इसको भी, जी, माफ़ करिएगा सर, लेकिन ये जो 2026 में अभी हो रहा है, ये भी एक मिलिट्री फेलियर है सर बहुत बड़ा, क्योंकि यस देखिए सर, यस, रशिया और यूक्रेन में लड़ाई का सीन ये है कि दे आर बॉर्डर स्टेट्स, बॉर्डर बिल्कुल नेशंस। बिल्कुल, इसको, यहाँ पर आप पूरा लॉजिस्टिक्स लेके आ रहे हो और जहाँ आपके बेसेस है, वहाँ से लॉजिस्टिक्स हटा भी रहे हो, ताकि आपके लॉजिस्टिक्स जो आपके सारा रडार है, मिसाइल्स हैं, प्लेन जो आपके खड़े हैं, वो बचे रहें। तो इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स लेके आना, सारी चीज़ें लेके आना और फिर युद्ध लड़ना, तो इतनी देर तक आप सस्टेन कर ही नहीं सकते ऐसे देश के प्रति जो जिसके पास इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज़ मिसाइल्स हैं। तो ये तो सर एक तरीके से गैम्बल था, एक तरीके से अगर हो गया, तुक्का बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो एक जैसे हमने पहले बात की थी सर कि एक खुन्नस निकाली उसने खमेनेई के प्रति, वो उसने निकाली। बिल्कुल बिल्कुल, मोहित भाई, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए, ये यहाँ पर मैं आपको सब्सटैंशिएट करता हूँ कि कैसे ये प्लान दरअसल इज़राइल का होगा, अमेरिका का नहीं होगा। अमेरिका तो हुँ, ज़बरदस्ती घसीट कर लाया है, को हुँ। इज़राइल लेकर आया है युद्ध के अंदर। जोसेफ केंट ने 2 कहा भी तो लोग, है, उनके यूएस के जो इंटेलिजेंस थे, शायद से चीफ थे,
उन्होंने कहा कि ये तो इज़राइल का, हम क्यों घुस रहे हैं इसमें ज़बरदस्ती। उन्होंने हाँ, इस्तीफ़ा भी बिल्कुल, दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए, जितने लोग नाखुश हैं अमेरिका के अंदर भी कि भई हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ऐसा भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ नेतन्याहू के पास एप्स्टीन फाइल्स के बहुत से सबूत भी हैं। तो वो ऐसा करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोलेंगे कि करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब नाचेंगे उनके इशारों पे। ऐसा भी कहा जा रहा है, कंफर्मेशन नहीं है, मगर बिल्कुल एंड डोनाल्ड ट्रंप कैन गो टू एनी एक्सटेंट। यहाँ पर ये अमेरिका का ये बहुत ही बड़ा, मैं इसको बोल रहा हूँ, अमेरिका ने बहुत ज्यादा मिसजज किया है। आप वियतनाम देख लीजिए, आप कोरिया देख लीजिए, अमेरिका ने वहां पर भी सीवियर बीटिंग ले रखी है। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अब ईरान ने अक्लमंदी देखी। अब ईरान की माइंड देखिए आप, उन्होंने बलून्स के टैंक्स, बलून के जहाज, फाइटर जहाज, विमान लगाए। अमेरिकी सेना ने सोचा कि ये रियल है, बमबारी शुरू कर दी वहां पर, और अमेरिका ने एक झटके में फटाफट सब कुछ छोड़ दिया वहां पर। ईरान ने धीरे 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 सस्टेन करता हुआ आया, वो खींच रहा है उस युद्ध को। अब ईरान ने शर्तें भी रखी हैं अमेरिका के आगे कि जितने भी एंटी ईरान मीडिया है उनको सजा मिली जाए, हमको इतने जितने नुकसान हुआ है उतना भरो आप, ये युद्ध कभी नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो रणनीति है वो बदली जाएगी, काबू कंट्रोल पूरा ईरान के पास में होएगा। तो अब ईरान शर्तें रख रहे हैं अमेरिका के आगे। अमेरिका के पास कोई चारा है नहीं। हाँ, एक चारा मैं देख रहा हूँ मोहित भाई, ऐसा सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अच्छा मैं एक मजाहिया बात करता हूँ आपको। डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपको याद होगा वो ट्वीट की थी ना मैंने, कितने 7 महीने में 8 युद्ध रुकवाए और अब तक किसी ने नोबेल। डोनाल्ड ट्रम्प, ये दिस इज नॉट अ कंफर्म थिंग, ये तो ऐसी ऑन लाइटर साइड में कह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प साहब की मैं जहां तक मैं मंशा समझ रहा हूँ, अरे भैया मैंने इतने युद्ध रुकवाए दुनिया में, जब मेरा युद्ध आया तो किसी ने रुकवाया नहीं मेरे को। कोई ऐसा होता नहीं है कि दो लोगों की लड़ाई हो गई तो लड़ाई करने मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अरे कोई रोको मेरे को, अरे मैं रोको यार, मैं जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ, कोई तो रोको। कोई तो रोको। तो वही वाला किस्सा यहाँ पर मुझे आते हुए दिख रहा है, अरे मैं जा रहा हूँ, कोई रोकिया मेरे को, कोई रोकिया मेरे को। तो देख मैं मार डोनाल्ड दूंगा ट्रम्प उसको, सिंघाले मुझे। तो ये बहुत मजाहिया बात, ये ऐसी सिचुएशन में अटक गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे। अब वो पीछे जाएंगे तो बहुत बेइज्जती होगी अमेरिका की, आगे जाएंगे हाँ तभी नुकसान होगा। तो आगे खाई पीछे कुआं, तो ठीक है मैं खाई में कूदता हूँ और ज्यादा गहरा होएगा वो देख लेते हैं। उस टाइप से फंस गए, बुरी तरह फंसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब, बहुत बुरी तरह फंसे। और कोई कहता है कि भाई, मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट को सुना कि भाई द हायर द रिस्क द मोर द गेन, भाई द हायर द रिस्क द बिगर द लॉस ऑल्सो ना। वो अगर बिजनेसमैन रह चुके हैं, अगर वो प्रॉपर्टी में होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको शायद दुगनी तिगनी 10 गुना ज्यादा हो जाए या लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर तो अमेरिका के बस मैं लॉसेस ही दिख रहा हूँ। उन्हें ईरान में तबाही मचा दी, लीडरशिप को खत्म कर दिया। क्या आपका मुद्दा सफल हो पाया? क्या हैव यू इमर्ज्ड एज अ विनर? नहीं साहब। मेरे को तो सर मोटिव ही समझ नहीं आया क्या था। मतलब आप रिजीम चेंज करने आए थे, आप हॉर्मुज पे कंट्रोल करने आए थे, आप ऑयल पे कंट्रोल करने आए थे, आप क्रिप्टो के लिए आए थे, किसके लिए आए थे वो समझ ही नहीं आया अभी तक। मतलब वो जो एक एग्जैक्ट चीज है ना कि भाई हमारे जैसे हमारा ऑपरेशन दूर में था कि भाई हम अपना टारगेट सेट करेंगे, वापस आ जाएंगे, दैट्स इट, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। वो चीज क्लोजर समझ नहीं आ रहा है कि क्लोजर क्या होगा उसका। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें तो कोई क्लोजर दिख नहीं रहा है बिल्कुल। जिस तरीके से ये लड़ाई और आगे जा रही है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप कहते कुछ हैं, फिर आप यू टर्न पलट जाते हैं, फिर आप करते कुछ और हैं। आप कहते हैं हम 5 दिन की सीज फायर के लिए, इतने दिन की सीज फायर के लिए आप बात करते हैं, आप फिर खंजर ठोकेंगे। आप पे यकीन किया जा सकता है क्या? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? दोनों बारी इन्होंने नेगोशिएशन के नाम पे यही करा, पिछली बार भी यही करा था जब इन्होंने वो राइजिंग लाइन क्या जो एक हमला करा था इन्होंने, और अभी भी इन्होंने बिल्कुल, यही करा, नेगोशिएशंस बिल्कुल के नाम मोहित पे भाई, इन्होंने हमला कर दिया। बिल्कुल मोहित भाई, बिल्कुल। अब आप देखिए, एक
सरल भाषा में समझाता हूँ ताकि हर कोई हमारे दर्शक इस बात को समझ ले। देखिए, सबके अपने अपने घर है, अपने अपने घर चला रहे हैं सब लोग। अगर बाहर से कोई आए और बोले घर को ऐसे मत चलाओ, वैसे चलाओ, आज खाने में ये नहीं पकेगा, आज वो पकेगा, इतने क्यों खर्च कर दिए, ऐसे मत खर्च करो, वैसे खर्च करो, तुम ये पानी क्यों पी रहे हो, वो पानी पियो जो मैं बोल रहा हूं, किसी को भी आम इंसान को पसंद नहीं आएगा। बोलेगा यार ये कौन है यार, बाहर से आ रहा है, हमें बता रहा है कि हम घर कैसे चलाएंगे। ऐसा ना हो, भगवान ना करे, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, ऐसा कभी ना हो कि अगर फर्ज करिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, सबको समझने के लिए। कल को कोई भी अगर मुल्क कोई भी हो और सरकार कोई सी भी हो, हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को उठा ले ऐसे करके, क्या हमें मंजूर होएगा? क्या हम बिल्कुल खाली भी बैठ के नहीं। देखेंगे? बिल्कुल भी नहीं होएगा। ल- एक एक नागरिक बोलेगा हम मरने को तैयार हैं, हम अपनी जाहिर सी कुर्बानी बात देने को तैयार हैं। आप है। जी। हमारी लीडरशिप को ऐसे नहीं कर सकते, मुल्क कोई सा भी हो। अमेरिका कहां का दादा है कोई? किसी भी सुवर्ण राष्ट्र के राष्ट्रपति को उठा लेगा। 100 से अधिक मिलिट्री एक्शन कर रखे हैं, जैसे आपको पिछले बार बताया मैंने, अमेरिका ने। आप अच्छा मेरे को एक और लॉजिकल बात बताइए आप सब। अमेरिका ने टॉप लीडरशिप मार दी ईरान की पहले 24 घंटे में ही, युद्ध शुरू होते ही, ठीक है। अगर ईरान या कोई सा भी मुल्क ये अमेरिका के साथ करता, फर्ज करिए डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा देते हैं, आपके ज्यादा नहीं 7 लीडर ही मार दिए, असैसिनेट कर दिए रातों रात, क्या उसको आतंकवादी घटना नहीं बोलते? क्या बोलते? इट्स एन एक्ट ऑफ बोलते टेरर। उसको अमेरिका तो बोलते ना। परमाणु बम लेके खड़ा हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसको अब तो बिल्कुल, उसको तो बोलते कि भाई टेररिस्ट का हमला हुआ है, हम्म। और कोई मुल्क कर दे तो टेररिस्ट हमला हो गया भैया, है। आप करेंगे तो वो नहीं, वो लागू है। जो लोग खुमैनी के सपोर्टर भी नहीं थे, वो लोग कहते हैं कि चलो कोई तो खड़ा हुआ हम्म। अमेरिका की दादागिरी के आगे। कुछ भी आप कहीं से भी फिर कैसे भी जो आप। चीज होती है ना कि कोई सामने वाले के सामने अड़ जाता है, बिल्कुल देख लूंगा, मतलब आप पूरे 20 साल तक 10 साल तक किसी को बुली करते रहते हैं। स्कूल में एक बच्चा होता है ना, जो साल भर बुली करते रहते हैं, वो फिर एक एक बार वो जवाब देता है, बहुत तगड़ा जवाब देता है। तो ये उस तरीके से ईरान की स्थिति है कि इसको इतना बुली करा गया कि अब वो अड़ गया इस तरह से कि अब कुछ भी होगा तो अब देख लेंगे, अब तू आ जा सामने, बिल्कुल देखते हैं, या 100%। तो तू नहीं या मैं नहीं। हाँ बिल्कुल। ये ऐसा एक ना एक दिन तो अगर कोई सामने आ गया कि भाई ठीक है आप बुली करते हो, देखते हैं, कोई खड़ा हो गया अगर इनके आगे, तो उनको आदत नहीं है ना कि उनको कोई जवाब दे वापस पलट के। हम्म। आपको मैं 1 मिनट के लिए हल्का इतिहास में ले आता हूँ। 490 बीसी में, ठीक है, हुआ था एक बैटल ऑफ मैराथन, जहां पर एक हम्म। बहुत ही लार्ज पर्शियन फोर्स उसने मारा था, डिस्ट्रॉय किया था एक स्मॉलर एथनियन फोर्स को। और फिर अगेन हम बीसी की बात करें तो 480 बीसी में बैटल ऑफ सलामी हुआ था, जहां पे फिर से एक पर्शियन फ्लीट ने मारा था एक यूनाइटेड ग्रीक फोर्स को। फिर एक सैराकोस एक्सपीडिशन हुआ था जो 415 और 413 बीसी में हुआ था, जहां पर एक लार्ज फोर्स थी एथेंस की। उन्होंने फेल टू कैप्चर सिटी ऑफ साइरस बेसिकली। उससे कमजोर हुआ था जो एथेनियन मिलिट्री पोजीशन हुई थी, वो उससे डिप्राइव हुआ था वो सिटी ऑफ मच नीडेड मैनपावर, वहां पे हुआ था। फिर एक बैटल ऑफ ग्वेतीमाला हुआ था 331 बीसी में, ग्वेतीमाला में गोगामाला में 331 बीसी में हुआ था ये। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर ने बहुत से पर्शियन आर्मी को मार दिया था, तो एक अल्टीमेटली कॉन्कर हुआ था मिडल ईस्ट के अंदर। बैटल ऑफ कान हुआ था, बैटल ऑफ कान में जी। 216 बीसी में हुआ था ये। हनिबल ने डिस्ट्रॉय किया था 16 रोमन एलियन अलाइड लीजेंस को, जो कि लुकस एमिनस पैसुआ और गेसियस टेरेसियो ने लीड की थी ये। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर हम इतिहास को भी हम निकाल के देख लें, चाहे बैटल ऑफ जामा 2002 बीसी, चाहे बैटल ऑफ करे 53 बीसी, बैटल ऑफ टेक्सोवर फॉरेस्ट 980, बैटल ऑफ
एड्रियन पोल 378 एडी, जो हम मिलिट्री हिस्ट्री में हमको सिखाया गया था, तो उसमें बेसिकली अगर हम इतिहास निकाल के देखें, जहां पर भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ है, जहां पर भी अपने दुश्मनों को कम भापा है, आपको मुंह की खानी पड़ी है। यहां पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा मिसजज कर लिया था। अमेरिका बिकेम टू बिग फॉर इट्स बूट्स। अमेरिका ने कहा भैया हम बताएंगे, हम लीडरशिप चेंज कर लेंगे, हम रिजीम चेंज कर लेंगे भाई। अच्छा, एक और बात, एक और दिलचस्प बात, ईरान के अंदर एक सिस्टम है जहां पर एक जो कुछ एक्सपर्ट्स इंटेलेक्चुअल्स को, अबाउट 75 ऑफ देम, 76 ऑफ देम रादर, दे आर चोजन बाय अ बॉडी, ठीक है, 76 एक्सपर्ट्स, वो 8 साल की टर्म के लिए रहते हैं। उन 76 एक्सपर्ट्स में से एक सुप्रीमो रिलीजियस हेड बनता है बेसिकली, और वो लोग अल्टीमेटली जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, इनकी बहुत से रहती है इसके अंदर। और जो वहां की जो सरकार है वो 4 साल के लिए रहती है, जैसे कि अमेरिका में 4 साल की रहती है, हिंदुस्तान में 5 साल की है, वहां पर 4 साल के लिए है। अब अगर आप लीडरशिप को एक को मारेंगे, नेक्स्ट रेडी है पोजीशन टेक ओवर करने के लिए। सुप्रीमो को मारा, खोमेनी को मारा, अगला खोमेनी आ गया, एक सुप्रीमो को मारा, दूसरा सुप्रीमो आ गया, है ना। तो बेसिकली अमेरिका का मकसद क्या था? अभी लड़ाई के भी स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया जाए, वो तो खुला हुआ ही था भैया पहले। सही बात है, वो तो खुला हुआ ही था पहले। और अब तक हमने फैक्टर किया है केवल गैस, ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी। हमने फैक्टर नहीं किया जो इंटरनेट की जो सप्लाई लाइन आती है, ये बहुत, इट्स वेरी स्कैरी। ये अगर हम सोचेंगे तो बहुत, हम सोचते हैं चलो चूल्हा चक्की नहीं चलेगी, हम इंडक्शन स्टोव कर लेंगे, इलेक्ट्रिक, हम लकड़ी जला लेंगे, हम चूल्हा जला लेंगे। भैया आज की तारीख में तो वर्ल्ड हैज बिकम डिपेंड ऑन इंटरनेट। इंटरनेट रुक गया तो पूरा सब कुछ रुक जाएगा, सब हाँ, कुछ। अरे एक घर के अंदर अगर इंटरनेट केबल गलती से टूट जाता है, गलती से, 24 घंटे में घुटनों पे आ जाते हो आप इंटरनेट वालों के पीछे फोन कर करके, कॉल सेंटरों में, बेचैनी सी हो यहाँ पे जाती है, बेचैनी सी। बेचैनी सी, बिल्कुल। आप सोचिए दुनिया भर में इंटरनेट ब्लैकआउट अगर हो जाए तो बहुत खतरनाक चीज होगी ये। हर चीज इंटरनेट से डिपेंडेंट है, हर चीज। अरे माफ करना, इंटरनेट, आज आप और मैं, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से, हमारे दर्शक देख रहे हैं इंटरनेट की वजह से। वो तो कोई फैक्टर नहीं कर रहा भैया, सब मिसाइल्स के हमले देख रहे हैं, फिजिकल हमले देख रहे हैं। एक चीन के एक ऑथर और फिलोसोफर थे, सन जू, इन्होंने किताब लिखी थी, बड़ी दिलचस्प किताब है, दी आर्ट, बिल्कुल जैसे कि हमारी चाणक्य रीति है वैसे। इन्होंने कई सारी अहम मुद्दों में बात करी है। 3 अहम मुद्दे मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो उन्होंने बोला है यूज ऑफ स्पाइस, जासूसों का इस्तेमाल, ताकि हमें खबर मिलती रहे, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, यानी कि बिना गोली चलाए ही आप जंग को जीत जाएं। वो कैसे होएगा? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, उस जमाने में बात करिए, ठीक है। तो और आप अपने, तीसरी बात है कि अपने दुश्मन को आप जानिए, अच्छे से जानिए, पहचानिए, उनको आप कभी भी कम मत भापिए। एक हाथी और चींटी की लड़ाई में वही चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी के लिए बहुत मुश्किल कर देती है। हमने रूस और यूक्रेन की जंग में देखा, सबको लग रहा था कि बस 4-5 दिन का खेल है। यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, लेकिन देशभक्ति की भावना उनके अंदर बहुत है, पेट्रियोटिज्म बहुत है। ईरान ने भी शहादत दी है, 1 मिलियन कैजुअलिटीज बाय करी हैं। 8 साल, 1980 टू 88 इराक के साथ जंग चला था इनका। अरे छोटे छोटे बच्चे ईरान के माइन फील्ड से गुजरते थे अपनी कुर्बानी देने के लिए। इनका ट्रेडिशन रह चुका है कि अरे जब माइन फील्ड से हम गुजर जाएंगे, हमारी कुर्बानी सही, हमारे सैनिक आ रहे हैं पीछे, वो तो कम से कम इससे गुजर पाएंगे। ये था जज्बा ईरान का युद्ध जीतने का। जो स्टेलमेट में हुआ बेसिकली वो अलग बात रही। यहां पर भी क्या अमेरिका जंग जीत पाएगी क्या? कभी नहीं जीत पाएगी यहां पर, बहुत ही और मैं बताऊं आपको, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो गलती करी जो आपको पहले भी कहा था कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड नेवी सील्स उतारते हैं, चाहे कोई भी आइलैंड पे कहीं पे भी, ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि ईरान जो है ना, उसकी ज्योग्राफी आप समझिए, 2 वजह हैं, अहम वजह। एक तो ईरान की बहुत पहले से तैयारी रह चुकी है, उनको मालूम था कि कभी भी अगर अमेरिका हमला कर देता है तो क्या कार्रवाई करेंगे वो।
तो हुँ, तैयारी उनकी पूरी थी। दूसरी वजह है उनकी नेचुरल ज्योग्राफिकल लोकेशन एक कटोरे की तरह है, चारों तरफ चट्टान, पहाड़ियां, रगेड माउंटेन्स, तो एक किला बन गया वो अपना नेचुरल फोर्टिफाइड किला। अब उस किले में अगर जो भी आने की कोशिश करेगा वो मार खाएगा भैया। ये बात स्ट्रेटेजिक, मैं एज अ फौजी, एज अ सोल्जर, टैक्टिकली आपको बता रहा हूं मैं ये बात। तो जी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ रहे हैं कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड डरा सकते हैं वो, मगर अगर मुश्किल है। उन्होंने किया तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा जी। थैंक यू सो मच सर। आप जब भी आते हैं बहुत सारी बातें बताते हैं और बुक से मतलब इतनी सारी नॉलेज है सर मिलती है आपसे। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग विद अस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मोहित भाई, आपकी नॉलेज की मैं दाग देता हूँ और आपसे बात करके बहुत मजा आता है मेरे को सच में, फ्रैंकली। थैंक यू सर।